डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 151। अच्छा है कि अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने गर्व भरे भाव से कहा, क्योंकि हमारे शहर का प्रायोजक हमारा होटल है और हम तीनों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये छोटी सी रकम कुछ भी नहीं है। ये बुरा नहीं है कि आप में से कुछ लोग सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, लेकिन आप मेरे जैसे पेशेवर शेफ की बराबरी नहीं कर सकते। आप सभी लोग थोड़े अवाक रह गए, लेकिन अंततः बाई ये को समझ आ गया कि वो कितना भाग्यशाली था। हालांकि प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुल्क मात्र कुछ युआन ही था, लेकिन यह उनके घर के बिल्कुल पास आयोजित नहीं हो रही थी। बाई ये जैसा कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत करीब था, कम से कम उसी शहर में जहां पहुंचने के लिए उसे बस कुछ बस यात्राएं करनी पड़ती। हालांकि चूंकि प्रतियोगिता के सभी स्थल प्रांत स्तरीय शहरों में थे, इसलिए कुछ अधीनस्थ काउंटियों या काउंटी स्तरीय शहरों ने प्रतिभागियों को स्वयं प्रतियोगिता स्थल तक यात्रा करने की आवश्यकता रखी। इसी वजह से प्रतिभागियों को प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए 3 दिन पहले सूचित कर दिया गया था। तो लड़की ने पहले जो कहा था वह सही था। खाना पकाने वाली शराब की सिर्फ एक बोतल से उसके आने जाने का खर्च पूरा नहीं हो सकता था। अगर बाई ये संयोगवश इस शहर में न होता और उसे कोई सिस्टम मिशन न सौंपा गया होता, तो शायद वह इसमें भाग न लेता। इस बार तो सभी लोग और भी दूर दूर से आए थे। कई प्रतियोगी तो ट्रेन से आए थे और उन्हें सराय या होटलों में रुकना पड़ा। यदि सेमीफाइनल चुनौती सफल रही, तो इसे पाक कला प्रतियोगिता में प्रवेश की गारंटीशुदा आधिकारिक टिकट माना जाएगा। पुरस्कारों के कारण वे कुछ लोग जो पहले एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे, एक साथ एकत्रित हो गए। आप लोग क्या करते हैं? क्या आप सब पेशेवर शेफ हैं? 30 साल की महिला ने पूछा। मैं एक गृहिणी हूँ, जो हर दिन अपने पति और बच्चे के लिए खाना बनाती हूँ, और उन्हें मेरा खाना बहुत पसंद है। जब उन्होंने प्रतियोगिता के बारे में सुना, तो उन्होंने मुझे आने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं एक शेफ हूँ, मैंने अभी अभी पाक कला स्कूल से स्नातक किया है। चश्मा पहने युवक ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे यहाँ अच्छी रैंक मिल जाती है, तो मुझे बाद में नौकरी ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में शेफ भी हूँ। बाई ये ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। केवल अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ही उनकी उदासीनता पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने महिला का प्रश्न सुना, तो उसने अपना विस्तृत परिचय देना शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि वो कितने वर्षों से रसोई में काम कर रहा है और यदि वह इस पाक कला प्रतियोगिता में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त करता है, तो लौटने पर उसे सहायक मुख्य शेफ के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? बाई ये दूसरे पक्ष की बड़बोली बातों को सुनने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने अपने बगल में बैठी लड़की से पूछा। मैंने अपने दादाजी से खाना बनाना सीखा है और उन्होंने ही मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा था, लड़की ने खुलकर कहा। तो ये खान पान की विरासत में मिली कला है। बाई ये को अचानक समझ आ गया। वो हमेशा बाई परिवार की पुरानी दुकान के बारे में बात करता था, लेकिन उसके पिता बाई को केवल खेती करना आता था। आमतौर पर उसकी माँ खाना बनाती थी और उसके पिता केवल कभी कभार छुट्टियों के दौरान ही खाना बनाते थे। हालांकि उन्हें खाना बनाने में काफी महारत हासिल थी। वंशानुगत होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि वह अपने दादा से कभी नहीं मिला था, लेकिन उसके पिता हमेशा कहते थे कि उनके परिवार के पूर्वजों ने 3 पीढ़ियों से खाना नहीं बनाया था। लड़की मुस्कुराए और कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर कहा, परिवार से विरासत में मिले हुनर है ना? ये तो ठीक नहीं है। ये सिर्फ घर के बने पकवानों के लिए ही ठीक है, बड़े बड़े पकवानों के लिए तो ये काम नहीं आएगा। लड़की के चेहरे पर भावहीनता छा गई। उसने हल्की सी नाक सिकुड़ी, अपना सिर घुमाया और बोलना बंद कर दिया। सौभाग्यवश इस समय दूसरे बैच की बारी थी। उनके आसपास मौजूद सभी लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उठ खड़े हुए, और केवल बाई ये और वो महिला, साथ ही उनके पीछे वह युवक रह गया जिसने अपनी प्रतियोगिता पूरी कर ली थी। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा उपनाम बाई ये है। बहन, आपका नाम क्या है?
झांग फोंग महिला ने कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने बहुत देर से पंजीकरण कराया होगा, है ना? हाँ, बाई ये ने सिर हिलाया, मैं लगभग आखिरी 2 दिनों में ही था। मैं भी। मैंने पहले तो इसमें भाग लेने के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन मेरे पति और बच्चे ने मुझे प्रोत्साहित किया। मैंने सोचा, वैसे भी बच्चा दिन में स्कूल में रहता है, तो क्यों ना मैं भी एक बार कोशिश कर लूं। झांग फोंग एक बहुत ही उत्साही व्यक्ति थी, जिसके कारण बाई ये का इंतजार का समय उतना उबाऊ नहीं रहा। इस प्रतियोगिता में 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और अंत में केवल 20 को ही चुना जा सका, इसलिए प्रतियोगिता काफी कड़ी थी। बहन झांग, आप क्या बनाने की योजना बना रही हैं? बहन झांग ने अपने बाल समेटते हुए कहा, दरअसल यहाँ तक आने के बाद मुझे पता है कि आगे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं बस अपने बेटे के सबसे पसंदीदा तले हुए पकौड़े बनाऊंगी। आजकल कैमरे तो लगे ही रहते हैं, है ना? वाह, बहुत बढ़िया। काश मैं भी इन्हें चख पाता। हा हा हा, ये तो बस साधारण तले हुए पकौड़े हैं, सच में। दोनों प्रतियोगी क्षेत्र में बैठकर बातें कर रहे थे और आखिरकार मंच पर जाने की उनकी बारी आ गई। झांग फोंग को बहुत खुशी हुई क्योंकि उन दोनों के नंबर बहुत देर से आए थे, इसलिए उन्हें दो अगल बगल की मेजों पर बैठने की जगह मिल गई। श्याओ बाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम एक दूसरे के बगल में होंगे। हाँ, क्या संयोग है। बाई ये भी मुस्कुराई। चलो चलते हैं, अपनी सामग्री चुनते हैं। सामग्री की अलमारियों के सामने खड़े होकर बाई ये तेजी से आगे बढ़ा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह क्या बनाना चाहता है। क्योंकि कार्यक्रम का विषय चावल था, इसलिए आयोजन समिति ने अनुमान लगाया कि बहुत से लोग फ्राइड राइस बनाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही उबले हुए चावल के डिब्बे तैयार रखे थे। बाई ये ने बिना किसी झिझक के एक डिब्बा नीचे उतारा। श्याओ बाई, क्या तुम भी फ्राइड राइस बनाने जा रही हो? झांग फोंग ने आश्चर्य से पूछा। अपनी बड़ी बहन की बात मानो, बहुत से लोग इसे बनाते हैं, अलग दिखना आसान नहीं है। बाई ये ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद बहन झांग, लेकिन मैं फ्राइड राइस नहीं बना रही हूँ। ओह ओह, ये तो बहुत अच्छा है। झांग फोंग ने राहत की सांस ली। बाई ये ने चावल का एक डिब्बा लिया। चूंकि वहां उपयुक्त पत्ता गोभी नहीं थी, इसलिए उसने सलाद पत्ता चुना, फिर 2 आलू, एक शकरकंद और अन्य सामग्री ली। इसके अलावा टोकरी में अंडे, सोयाबीन का पेस्ट और हरे प्याज भी रखे गए थे। अंत में उसने मुट्ठी भर मूंगफली उठाई। बाई ये द्वारा आवश्यक सभी सामग्री वापस लाने के बाद उसने पाया कि सिस्टर झांग पहले ही लौट चुकी थीं। बाई ये को उसकी इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं थी। हालांकि झांग फोंग ने उसके मन की बात भांप ली और मुस्कुराते हुए कहा, रोजाना सब्जी मंडी जाकर ताजी सब्जियां लाने से मेरी फुर्ती वाकई निखर गई है। बाई ये 2 बार हंसा और अपना व्यंजन तैयार करने लगा। वह जो खाना बनाना चाहता था वह बहुत ही सरल था, बाओ फान लिपटे हुए चावल। पूर्वोत्तर का बाओ फैन बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसे वास्तव में खाने वाले अधिकांश लोग स्थानीय निवासी ही हैं। आलूओं को छीलकर धोया गया और फिर मोटे टुकड़ों में काटा गया। शकरकंद को भी छीलकर नमक के पानी में भिगोया गया, अन्यथा उसका रंग बदल जाता। उसके बगल में चूल्हे पर एक स्टीमर लगाया गया था और आलू के टुकड़ों और शकरकंद को पकने तक भाप में पकाया गया। इन्हें बाद में चावल के साथ मिलाया जाएगा। आलू और शकरकंद के भाप में पकने के बाद बाओफान के लिए चावल तैयार करने का समय आ गया था। सबसे पहले उन्होंने आवश्यक सॉस और अन्य साइड डिश तैयार किए। उसने एक पैन में तेल गरम किया। तेल के गरम होने का इंतजार किए बिना उसने उसमें मूंगफली डाल दी और धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनते हुए तब तक पकाया जब तक कि वे धीरे धीरे पीली न हो जाएं और अच्छी तरह से पक न जाएं। फिर उसने उन्हें तेल निकालने और ठंडा होने के लिए पैन से निकाल लिया। मूंगफली को पहले से तलना जरूरी था क्योंकि वे ठंडी होने पर ही सुगंधित और कुरकुरी होती हैं। लोगों की संख्या के आधार पर बाई ये ने कुछ और अंडे तोड़े और उन्हें फेंटकर पकाया और पूरी तरह जमने से पहले ही उन्हें हिला दिया। इससे अंडे और भी नर्म हो जाएंगे। फिर उसने सोयाबीन पेस्ट और मीठी बीन पेस्ट को उचित अनुपात में मिलाया, उन्हें बर्तन में डाला, विभिन्न मसाले डाले और थोड़ा सा शोरबा डाला ताकि सॉस अपनी सारी सुगंध छोड़ दे। थोड़ी देर में सुगंध चारों ओर फैलने लगी और उसके बगल में बैठी सिस्टर झांग ने सूंघा। अंडे की चटनी को लगभग पकने तक भूना गया, फिर उसमें कटी हुई हरी प्याज की सफेदी मिलाई गई, जिससे सुगंध एक बार फिर से उभर आई। इस समय तक आलू लगभग पक चुके थे। आलू और शकरकंद को उनके बगल में रखे एक ताजे रखने वाले थैले में डाल दिया गया
और बेलन से हल्के से घुमाने पर वे तुरंत पेस्ट में बदल गए। हालांकि यह मैश कोई बहुत बारीक किस्म का नहीं था, इसके कुछ हिस्से अभी भी साबुत थे और अपने मूल आकार को थोड़ा बहुत बरकरार रखे हुए थे। आलू के पेस्ट को सीधे बर्तन में डालकर अच्छी तरह से भूना गया, फिर उसमें चावल डाले गए। आंच बंद करने से पहले चावल कुछ देर तक बर्तन में ही रहे। इसका मुख्य उद्देश्य चावल को सॉस से रंग देना और उसका तापमान बढ़ाना था। इस समय तक चावल ने सॉस का रंग धारण कर लिया था, प्रत्येक दाना तेल से चमक रहा था और सॉस की सुगंध से यह विशेष रूप से स्वादिष्ट लग रहा था। सलाद के पत्तों को धोने और पानी निकालने के बाद बाई ये ने कुछ पल रुककर अपने बगल में सिस्टर झांग की मेज की ओर देखा। हालांकि सिस्टर झांग एक पेशेवर शेफ नहीं थी, फिर भी वह बहुत फुर्तीली और कुशल थी। उसने बारीक कटे मांस और हरी प्याज की भराई चुनी, जिसके लिए सब्जियों को चुनना आवश्यक था। हालांकि आटा गूंथने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आयोजन समिति ने खमीरयुक्त, अर्ध खमीरयुक्त और बिना खमीरयुक्त आटे में विभाजित करके तैयार आटा उपलब्ध कराया था। यदि किसी को उबले हुए आटे की आवश्यकता हो, तो वे अपना आटा चुनकर स्वयं बना सकते हैं। इस समय सिस्टर झांग ने सभी रैपर पहले ही बेल लिए थे और अंतिम मसाला लगा रही थीं। बाई ये ने कुछ देर तक देखा, फिर अपनी नजरें हटाकर शकरकंद का पेस्ट चम्मच से निकाल लिया। नर्म सलाद के पत्तों को लपेटकर उसने शकरकंद का पेस्ट फैलाया, उसके ऊपर चावल का मिश्रण रखा और अंत में कुछ ठंडे तले हुए मूंगफली के दाने छिड़क दिए। उंगलियों के एक झटके से ही एक छोटा सा बाव फैन तैयार हो गया। एक के बाद एक कई लपेटने के बाद बाई ये ने अपने बगल में बैठी बहन झांग की ओर देखा और उन्हें याद दिलाया, बहन झांग, आप पानी की जगह शोरबा का इस्तेमाल कर सकती हैं और बर्फ के फूल जैसा प्रभाव बनाने के लिए थोड़ा सा स्टार्च भी मिला सकती हैं। बाई ये की आवाज तेज नहीं थी। झांग फोंग एक समझदार व्यक्ति थी और उसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, धन्यवाद। वह पहले से ही खाना बनाने में बहुत अच्छी थी और उसने पहले भी इसी तरह के वीडियो देखे थे, लेकिन उस समय उसे यह विचार नहीं आया था। बाई ये ने जल्दी से 1 दर्जन से अधिक नमूने तैयार कर लिए, जो सभी न्यायाधीशों के लिए एक के लिए पर्याप्त थे, और अंतिम प्रमाण के रूप में 2 नमूने बच गए। हालांकि बर्तन में अभी भी कुछ चावल बचे थे, इसलिए बाई ये ने थोड़ी देर सोचा और 2 और बनाए, एक बहन झांक की मेज पर रखा और चुपचाप एक खुद खा लिया। वाह, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट था। किसी भी व्यंजन का स्वाद चखना एक शेफ के लिए बुनियादी कौशल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आलू के पेस्ट ने चावल की खुशबू को और बढ़ा दिया, वहीं शकरकंद के पेस्ट ने चावल की चिकनाई को कम करते हुए एक ताजगी भरी सुगंध दी। तले हुए मूंगफली के कुरकुरेपन और सलाद के नर्म, रसदार रैपर के साथ मिलकर यह बाओ फैन ताजगी भरा और स्वादिष्ट था, जिसमें स्वादों की एक बेहद समृद्ध परत थी। बाई ये ने एक पल सोचा, फिर कुशलतापूर्वक 3 छोटे मूली के खरगोशों की आकृतियां बनाईं। 2 बाओ फैन को धकेल रहे थे और एक पीछे छिपकर आलस्य से सो रहा था। बाई ये ने हाथ उठाकर इशारा किया। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी बाओ पंखा लेकर चला गया। बाई ये और सिस्टर झांग ने मौन अभिवादन किया और उसके पीछे पीछे चले गए। 10 सार्वजनिक न्यायाधीशों में से प्रत्येक के सामने एक छोटा हरा बाओ पंखा रखा गया था। ये देखकर सभी लोग हंसने लगे। वे सभी पूर्वोत्तर क्षेत्र से थे, उनमें से कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने इसे पहले कभी नहीं खाया था। लेकिन कुछ लोगों ने भौहें भी चढ़ाईं। भले ही उन्होंने एक निवाला खाया हो, फिर भी उनका पेट लगभग भर गया था। ये लिपटा हुआ चावल देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन कौन जानता था कि अंदर से यह कितना तैलीय होगा। कम से कम उन्हें सहज रूप से यह महसूस हो गया था कि इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें इसे खाना ही था, क्योंकि आज यही उनका काम था। चावल का वह छोटा सा पैकेट एक निवाला लिया और आधा खत्म हो गया। कुछ लोगों की आंखें चमक उठी, कुछ ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कुछ ने विस्मय से कहा, ये लिपटा हुआ चावल, यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग लग रहा था। स्वाद तो वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन ये तैलीय नहीं था और थोड़ा ताजगी भरा भी था। खासकर तब जब उन्होंने अभी अभी इतना सारा मुख्य भोजन खाया था, जो वाकई थोड़ा भारी था। अब अचानक उनके सामने ये लिपटा हुआ चावल आ गया। उन्होंने इसे कुछ ही निवालों में चट कर दिया, बल्कि उन्हें और खाने की तीव्र इच्छा भी हुई। आखिर चल क्या रहा था? इसी समय तीनों पर्यवेक्षक न्यायाधीशों को भी एक हिस्सा परोसा गया। हालांकि तीनों न्यायाधीशों ने इसे तुरंत नहीं खाया। वे आम जजों से अलग थे, उन्हें न केवल ये देखना होता था कि व्यंजन का स्वाद अच्छा है या नहीं,
क्योंकि यही किसी व्यंजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, बल्कि साथ ही उन्हें व्यंजन की नवीनता और अन्य पहलुओं का भी अवलोकन करना होता था। ये छोटा सा लिपटा हुआ चावल, कोमल हरे रंग का, चौकोर और मोटा सा लिपटा हुआ, देखने में बेहद सुंदर लग रहा था और लोगों को सुकून का एहसास करा रहा था। खासकर इसलिए क्योंकि उनके तीनों हिस्से अलग अलग प्लेटों में परोसे गए थे और साथ में सजावट भी थी। जजों में से एक ने हल्की हंसी के साथ कहा, टीचर होंग, इस प्रतियोगी की नक्काशी की कला काफी अच्छी है। बिल्कुल सही, एकदम सजीव, ये कौशल दर्शाता है। बुरा नहीं है, समय बर्बाद नहीं हुआ और उसने फूल उकेरने का भी सोचा। लगता है उसकी मानसिकता बहुत स्थिर है। दिखने में तो अच्छा है, अब मुझे इसे चखने दो। मैं पहली बार इस तरह लिपटे हुए चावल खा रहा हूँ। अच्छी तरह से चख कर देखो, हमारे पूर्वोत्तर के लिपटे हुए चावल का स्वाद कैसा है। पूर्वोत्तर में जन्मे न्यायाधीश आश्चर्यचकित थे। यह उस लिपटे हुए चावल से अलग था जो उन्होंने पहले खाया था, लेकिन ये कहना जरूरी है कि यह मौजूदा स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त था। इतने सारे मुख्य व्यंजनों के बीच इस तरह के ताजगी भरे और सुगंधित लिपटे हुए चावल ने वास्तव में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बुरा नहीं है, मैंने पहले भी आपके रैप्ड राइस के वीडियो देखे हैं और मुझे लगा था कि ऐसा व्यंजन थोड़ा तैलिया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। ये बहुत आश्चर्यजनक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चावल की स्वादिष्ट सुगंध, सलाद की ताजगी, मूंगफली का कुरकुरापन और शकरकंद के पेस्ट की ताजगी भरी ठंडक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीनों जजों ने चाहे जो भी अंक दिए हों, कम से कम सभी जजों के चेहरे पर मुस्कान थी। खासकर युवा जजों की मुस्कान तो बेहद चौड़ी थी। युवक, ये लिपटा हुआ चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भाई ये ने जानी पहचानी आवाज सुनी और जान गया कि यह वही तेज आवाज वाले दादाजी की आवाज है, इसलिए उसने उन पर मुस्कुरा दिया। इसी समय झांग फोंग भी आगे आई और बाई ये जल्दी से नीचे उतर गईं और सभी के प्रतियोगिता समाप्त होने और परिणामों की घोषणा होने का इंतजार करने के लिए अपनी सीट पर वापस चली गईं। झांग फोंग ने पैन में तले हुए पकौड़े बनाए। उनके तले हुए पकौड़े काफी खास थे। वे साधारण पकौड़ों से अलग नहीं थे, उन पकौड़ों की तरह नहीं जो दोनों तरफ से खुले होते हैं। क्योंकि इस्तेमाल की गई भराई ताज़ी और मुलायम थी, इसलिए भराई को गर्म करने की प्रक्रिया में कुछ सूप निकल जाता था, और अगर इसे सील नहीं किया जाता तो सूप बह जाता और बर्बाद हो जाता। हालांकि ये पकौड़े बहुत पतले थे, जिनके सिरे थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जो देखने में बहुत ही नाजुक और सुंदर लग रहे थे। बाई ये ने उन्हें पहले भी देखा था और उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। एक माँ से यही उम्मीद की जाती है, उन्होंने उन्हें इतना सुंदर बनाया था। ये स्पष्ट रूप से बच्चे का ध्यान आकर्षित करने और उसे और भी आकर्षक बनाने के लिए किया गया था। तले हुए पकौड़ों का ऊपरी भाग हल्का पीला था, जबकि निचला भाग सुनहरा था। शोरबा डालने के कारण पकौड़ों के आवरण में शोरबा का स्वाद समा गया था। गर्म करने पर शोरबा भाप बनकर उड़ गया, लेकिन उसमें मिलाया गया स्टार्च पैन में ही रह गया। जब उन्हें बाहर निकाला गया, तो पतली स्टार्च की परत एक सुंदर सुनहरे घूंघट की तरह थी, जो बिंदीदार और आपस में जुड़ी हुई एक चादर की तरह थी। झांग फोंग बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करती थी। पैन में तले हुए पकौड़ों के पकने का इंतजार करते हुए उसने एक डिपिंग सॉस भी तैयार किया, जो बहुत ही ताज़ा और स्वादिष्ट था। जब झांग फोंग नीचे आए, तो बाई ये और कई अन्य लोग बातचीत कर रहे थे। बाई ये के बगल में बैठी युवती नूडल्स बना रही थी, ठंडे नूडल्स। बाकी सभी लोगों ने फ्राइड राइस बनाया, लेकिन अलग अलग फ्लेवर के साथ। विशेषकर वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो घमंडी भाव से कह रहा था, मैंने सम्राट फ्राइड राइस बनाया है। क्या आप सम्राट फ्राइड राइस जानते हैं? ये वही है। बाई ये और बाकी लोगों को सिर दर्द हो रहा था। सौभाग्य से झांग फोंग नीचे आ गई। श्याओ बाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, झांग फोंग ने कहा। बाई ये ने हाथ हिलाते हुए कहा, बहन झांग, बैठ जाए, परिणाम घोषित होने ही वाले हैं। आप शियाओ बाई को धन्यवाद दे रहे हैं? क्या उसने कुछ किया? झांग फोंग बोलने ही वाली थी कि बाई ये ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने सिस्टर झांग को सामग्री स्थानांतरित करने में मदद की। झांग फोंग का मुंह थोड़ा सा खुला। सौभाग्य से श्याओ बाई ने इन्हें उठाने में मेरी मदद की, नहीं तो मुझे देर हो जाती। वैसे भी कोई समय सीमा नहीं है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन चूंकि बाई ये और झांग फोंग दोनों ने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया था, इसलिए वह हार मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।
पीछे खड़े कुछ और लोगों ने भी बारी बारी से अपने तैयार उत्पाद प्रस्तुत किए। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अधिकतर लोगों के चेहरे भावहीन थे। उनके परिणाम शायद आदर्श नहीं थे। इसके बाद अंकों की गिनती का समय था। सार्वजनिक निर्णायकों ने मौके पर ही अंक दिए और फिर आयोजक ने पास में मौजूद एक नोटरी की देखरेख में इसे रिकॉर्ड किया। इस तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता बुनियादी सिद्धांत थे। 10 न्यायाधीशों ने एक एक करके अपने पास के संकेत दिखाए। बोर्ड लगाने का मतलब था आगे बढ़ जाना। अगर उन्हें बोर्ड पसंद नहीं आता था, तो वे बोर्ड नहीं लगाते थे। हालांकि 10 सार्वजनिक जजों के अंक केवल एक बुनियादी स्कोर थे, जो लोकप्रियता को दर्शाते थे, और अंत में तीनों जजों को अंतिम अंक देने की आवश्यकता थी। इस स्कोर के आधार पर रैंकिंग तय की गई। कुछ देर बाद मेजबान रैंकिंग की घोषणा करने के लिए मंच पर आए। इस प्रतियोगिता में से केवल शीर्ष 20 प्रतिभागियों को ही आगे के लिए चुना जाएगा, लेकिन शीर्ष 50 प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। देश भर में 23 प्रांत, 5 स्वायत्त क्षेत्र, 4 नगर पालिकाएं और 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। जनसंख्या में भिन्नता के कारण आवंटित कोटा भी अलग अलग होता है। नगर पालिकाओं और स्वायत्त क्षेत्रों के लिए कोटा कम है। पहले वाले के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी है, जबकि बाद वाले के लिए यह अधिक भागीदारी के बारे में है। बाह्य का प्रांत एक बड़ा प्रांत माना जाता है, जिसमें मानक 20 स्थान होते हैं। इन 100 प्रतियोगियों ने प्रारंभिक दौर उत्तीर्ण कर लिया है और वे आगे होने वाली वास्तविक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलती है, जिसमें अंतिम स्कोरिंग और व्यापक तुलना के आधार पर शीर्ष 20 का चयन किया जाता है। मेजबान ने सबसे पहले अंतिम 30 नामों को अंतिम से पहले क्रम में पढ़ा। झांग फोंग थोड़ा घबराया हुआ था, जबकि बाई आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हालांकि उसने इसको नहीं देखे थे, लेकिन उसने सार्वजनिक जजों की प्रतिक्रियाओं को गौर से देखा था। लगभग 10 नाम पढ़े जाने के बाद चश्मा पहने युवक थोड़ा निराश सा लग रहा था। सब खत्म हो गया, मेरा चयन नहीं हुआ। थोड़ा और इंतजार करो, जल्दी मत करो, झांग फोंग ने उसे दिलासा देते हुए कहा। तुम पेशेवर हो, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि यह सिर्फ प्रारंभिक दौर है, मुझे इतनी छिपी प्रतिभाओं की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो बस कुछ अच्छे प्रतियोगी ही देखे। आखिरकार जो पहले आए थे उन्हें फायदा मिला, पीछे खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। लेकिन मुझे शीर्ष 10 में जगह मिल जानी चाहिए। बाकी सब चुप रहे। मेजबान ने बोलना जारी रखा और उसके पीछे चश्मा पहने बैठा युवक तुरंत खड़ा हो गया। मैं अंदर हूँ। मैं सचमुच में अंदर हूँ। 29वां स्थान। फिर झांग फोंग भी उत्साहित हो गया, मैं भी शामिल हूँ। मैं 35वें नंबर पर हूँ। चश्मा पहने उस युवक ने भी उत्साह से कहा, बहनों, तुम्हारी रैंकिंग तो मुझसे भी ऊंची है, कितनी शानदार है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके बगल में बैठे 2 लोग प्रारंभिक दौर पास कर लेंगे। लेकिन शायद हम यहीं तक जा सकते हैं। अगला चरण पेशेवरों के लिए है। चश्मा पहने युवक शर्मिंदा होकर बैठ गया और बोला, जी हाँ, मैं यहाँ तक पहुँचकर ही बहुत खुश हूँ। झांग फोंग ने कैमरे की ओर बेतहाशा हाथ हिलाते हुए कहा, शाओबाओ, शाओबाओ, क्या तुम मुझे देख रहे हो? मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। जब मेजबान ने मुस्कुराकर झांग फोंग को शांत होने का इशारा किया, तभी झांग फोंग शर्मा गई और ठीक से बैठ गई। इसके बाद मेजबान ने 11वें से 20वें स्थान तक के विजेताओं के नाम पढ़े। इस बार उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के 2 सहकर्मी भी उनमें शामिल थे, एक 12वें स्थान पर और दूसरा 17वें स्थान पर। दोनों ने ही इस पाक कला प्रतियोगिता में अपनी आधिकारिक प्रवेश टिकट हासिल कर ली थी। अब बारी है इस प्रतियोगिता के शीर्ष 10 प्रतिभागियों की। कृपया सभी लोग बड़ी स्क्रीन पर देखें। मेजबान की आवाज गूंज उठी। सभी की निगाहें सामग्रियों के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन की ओर थीं। 10वां स्थान, भोजन, उनका व्यंजन, सम्राट फ्राइड राइस। स्क्रीन पर फ्राइड राइस की एक प्लेट दिखाई दी, जिसके नीचे जजों के स्कोर लिखे थे, जिन्हें जनता के 8 जजों से स्वीकृति मिली थी। 8 मत पारित हुए, कुल मिलाकर 56 अंक मिले। तीनों पर्यवेक्षक जजों द्वारा दिए गए समग्र अंक 6 अंक, 7 अंक, 7 अंक। अंतिम कुल स्कोर 76 अंक। बाई और उसके समूह के पीछे खड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति तुरंत खड़ा हो गया और अपने आसपास के लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। 9वां स्थान, हे डोंगशुई, उनका व्यंजन, क्रिस्टल पकौड़ी, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 3रा स्थान, शुमान,
उनका व्यंजन डॉक्सियांग कोल्ड नूडल्स। जब तीसरे स्थान की घोषणा हुई तो बाई ये के बगल में बैठी लड़की खड़ी हो गई। बाई ये को काफी समय से पता था कि इस लड़की के खाना पकाने के कौशल वाकई प्रभावशाली हैं। यह एक अंतर्ज्ञान था और साथ ही एक प्रकार की प्रशंसा भी। खानदानी खाना पकाने की कला। जनता के न्यायाधीशों द्वारा 10 मत पारित किए गए, कुल मिलाकर 70 अंक मिले। तीनों पर्यवेक्षक जजों द्वारा दिए गए अंक 9 अंक, 8 अंक, 9 अंक। अंतिम कुल स्कोर 96 अंक। शूमान, है ना? तुम वाकई कमाल हो, झांग फोंग ने कहा। साथ ही उसने बाई ये की ओर चिंता से देखा। शाओबाई, तुम्हारा लिपटा हुआ चावल। झांग फोंग ने पहले चुपके से एक खाया था और उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगा था, तो फिर उसे रैंकिंग क्यों नहीं मिली? उसे भी रैंकिंग मिली। शाओबाई, चिंता मत करो, शायद तुम पहले नंबर पर हो। ये तो मजाक है। क्या आपको पता है कि शीर्ष 10 कौन हैं? वे सभी पेशेवर हैं। पीछे खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति गो जिन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। उन्हें अपने सम्राट फ्राइड राइस पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें 10वां स्थान मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह इस रैंकिंग से काफी संतुष्ट था, लेकिन एक अनजान छोटी लड़की को उससे आगे रैंक मिलने के विचार ने उसे नाखुश कर दिया। अब जब झांग फोंग ने कहा कि सामने खड़ा ये युवक प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है, तो वह तुरंत खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारा मुंह इतना बदतमीज क्यों है? झांग फोंग को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वह उससे बहस करने के लिए मुड़ी, लेकिन बाई ये ने उसे रोक लिया। बहन झांग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अच्छा था या नहीं, नतीजा गो जिन के हाथ में नहीं था, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब नतीजे सामने आएंगे तो ये एक करारा तमाचा होगा। जी हाँ, बाई ये बहुत आत्मविश्वासी थी। उन्हें अपने खाना पकाने के कौशल और सार्वजनिक जजों पर पूरा भरोसा था। कम से कम उन्होंने देखा था कि उनके बनाए हुए लिपटे हुए चावल खाते समय सार्वजनिक जज मुस्कुरा रहे थे। उसने खुद भी चुपके से थोड़ा सा खा लिया था और उसे लगा कि वह खुद को 80 या उससे अधिक अंक दे सकता है। हम झांग फोंग बाई ये की बातों में आ गई, लेकिन फिर भी उसने घो जिन को गुस्से से घूरते हुए कहा, शाओबाई, तुम ये जरूर कर सकती हो। इसके बाद मेजबान ने दूसरे स्थान की घोषणा की। अगला नंबर बहुप्रतीक्षित प्रथम स्थान का है। ये व्यक्ति कौन है? मुझे विश्वास है कि सार्वजनिक निर्णायक इसे अवश्य जानते होंगे, क्योंकि सार्वजनिक निर्णायकों ने अभी अभी पूरे अंक दिए हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आकर यह भी पूछा कि क्या वो कुछ और अंक जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल पास देना उनकी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। मेजबान ने मुस्कुराते हुए कहा, और दर्शकों में मौजूद तेज आवाज वाले बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही खड़े होकर हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने कहा था, मैंने कहा था। दर्शकों में हंसी गूंज उठी। तेज आवाज वाले बूढ़े व्यक्ति को खड़े होते देख बाई ये का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। पहला स्थान, बाई ये, मेजबान ने जोर से घोषणा की। उनकी रचना, पन्ना लिपटा चावल। शाओ बाई, शाओ बाई, सच में तुम हो। झांग फोंग, बाई ये से भी ज्यादा उत्साहित था और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। उसके बगल में खड़ी शूमान ने भी बाई ये की ओर देखकर कहा, बधाई हो, प्रथम स्थान। उसके पीछे खड़े चश्मे पहने युवक ने कहा, अरे वाह, मेरे दोस्त, तुम तो कमाल हो। केवल घो जिन अविश्वास से देखता रहा, उसकी आवाज 3 गुना ऊंची हो गई, ये कैसे संभव है? तुम इसके लायक क्यों हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? झांग फोंग का दबा हुआ गुस्सा तुरंत भड़क उठा, क्या तुमने कोई दवा पी ली है? सिर्फ बकवास करने के लिए मुंह खोल रहे हो। अगर तुम इंसान की तरह बोल सकते हो, तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया, तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। बाई ये लगभग जोर से हंस पड़ी। बहन झांग की गालियां तो वाकई कमाल की थीं। झांग फोंग की बातों से घो जिन भी तुरंत स्तब्ध रह गया और उसने दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। इसी क्षण उसने मेजबान को स्को की घोषणा करते हुए सुना। जनता के न्यायाधीशों ने 10 मतों से कुल 70 अंकों के साथ इसे पारित कर दिया। तीनों पर्यवेक्षक जजों ने 10, 10 और 10 अंक दिए। अंतिम कुल अंक, पूरे अंक, 100 अंक। आइए बाई ये को बधाई दें। पूरे हॉल में तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हालांकि यह बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इससे बाई ये का चेहरा लाल हो गया। हालांकि इस बार यह शर्म के कारण नहीं, बल्कि उत्साह के कारण था। माता पिता, आपके बेटे ने वाकई में कुछ कर दिखाया है। प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने और 100 अंक प्राप्त किए।
भले ही सभी ने प्रतियोगियों की रचनाएं देख ली हों, फिर भी कृपया तीनों जजों को टिप्पणी करने की अनुमति दें। आखिर यहाँ मौजूद दर्शक भी इन व्यंजनों का स्वाद जानना चाहेंगे, है ना? दर्शकों ने एक बार फिर तालियां बजाईं। तो फिर हम एक संक्षिप्त समीक्षा करेंगे। चूंकि हमारे पास समय कम है, तो चलिए आज की प्रतियोगिता में से सबसे उत्कृष्ट कृतियों का चयन करते हैं। मैं पहले बोलूंगा। जज, जिनका नाम सन फुशिंग लिखा था, ने माइक्रोफोन उठाया। मैं तीसरे स्थान पर आई कृति, बीन फ्लेवर्ड कोल्ड नूडल्स पर टिप्पणी करूंगा। यहाँ ठंडे नूडल्स एक मशहूर नाश्ता हैं। गर्मी के दिनों में एक कटोरी नूडल्स खाने से बेहद ताजगी मिलती है। आज भले ही गर्मी नहीं है और हवा चल रही है, लेकिन इतने सारे प्रतियोगियों के तले हुए चावल और नूडल्स खाने के बाद मुझे काफी चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। तभी ये बीन्स के स्वाद वाले ठंडे नूडल्स आ गए। आम जजों को भी मेरी ही तरह महसूस होता होगा, है ना? ये ठंडे नूडल्स खाने के बाद बस एक ही बात दिमाग में आती है, बहुत कम है। नीचे खड़े कई लोग हंस पड़े। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बीन्स के स्वाद वाले ठंडे नूडल्स हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि ठंडे नूडल्स बीन्स के स्वाद वाले हैं, बल्कि बात ये है कि ठंडे नूडल्स का सूप सोया दूध से बना है। जज सन फुशिंग ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हर कोई सोचेगा कि खट्टे, मीठे और मसालेदार ठंडे नूडल्स बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन जब मैंने इसे खाया, तो मेरा विचार बदल गया। ठंडे नूडल्स का ये निवाला बर्फीला, ताजगी भरा और मीठा था। खट्टा तो नहीं था, लेकिन मेरे मुंह का सारा तेल गायब हो गया। अब मुझे बस एक ही सवाल पूछना है। शूमान लड़की से। शूमान खड़ी हो गईं, और होस्ट ने उन्हें एक माइक्रोफोन थमा दिया। मुझे कब इतना बड़ा कटोरा भरकर इसे जी भरकर खाने को मिलेगा? शूमान ने माइक्रोफोन पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा, कभी भी। जब आपके पेट में जगह हो। पूरा कमरा फिर से हंस पड़ा। तुम्हारे कहे अनुसार, मैं राजधानी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सन फुशिंग ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। धन्यवाद, न्यायाधीश महोदय, शूमान ने कहा। मैं सम्राट फ्राइड राइस पर टिप्पणी करूंगा। फोंग शी नाम के एक अन्य जज ने माइक उठाया और कहा, मैं इस प्रतियोगी से पूछना चाहता हूं, आपने सेमीफाइनल में इतना भारी भरकम फ्राइड राइस क्यों पेश किया? माइक्रोफोन घो जिनको सौंप दिया गया। हालांकि, फोंग शी ने आगे कहा, दर्शकों में से कुछ लोग शायद जानते होंगे कि यह सम्राट फ्राइड राइस सबसे पहले हांगकांग शहर में बना था, जिसे पाक कला के भगवान के रूप में जाने जाने वाले मुख्य शेफ दाई लोंग ने बनाया था। जी हाँ, ये फ्राइड राइस एक बार स्टीफन चाउ की फिल्म गॉड ऑफ कुकरी में भी दिखाया गया था। ये फिल्म में मनगढ़ंत नहीं है, ये सचमुच मौजूद है। हांगकांग शहर में सम्राट फ्राइड राइस के इस कटोरे की सबसे ऊंची कीमत, मेरे ख्याल से, 5,000 युआन थी। नीचे बैठे दर्शक स्तब्ध रह गए। आश्चर्यचकित मत होइए। दरअसल, इस फ्राइड राइस को बनाने के लिए महंगे श्रीलंकाई केकड़े का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सिर्फ पंजे का मांस ही प्रयोग होता है। चावल अमेरिका से मंगवाया जाता है। चावल पकाने के लिए पानी फ्रांस से आता है, और इसमें मलेशियाई अंडे, इतालवी जैतून का तेल, 20 साल पुरानी शाओक्सिंग हुआ डियाओ वाइन, 60 डिग्री तापमान वाली वियतनामी फिश सॉस और दामा पेन लाइट सोया सॉस का इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है। फिर इसे शुद्ध आसुत जल में सूखा तला जाता है, और चावल और अन्य सामग्री को खुशबू आने तक भूना जाता है, और अंत में इसे सोने की परत चढ़े कटोरे में परोसा जाता है। हर चरण को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। एक भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। नीचे बैठे दर्शक अचंभित रह गए। अरे यार, क्या ये फ्राइड राइस खा रहे हो? ये तो पैसे खा रहे हो। एक दर्शक ने गाली देने से खुद को नहीं रोका। वास्तव में, इस फ्राइड राइस की सामग्रियां बहुत ही खास हैं। फोंग शी मंच पर हंसते हुए बोली, हालांकि, आज सामग्री की सीमित उपलब्धता के कारण, सम्राट फ्राइड राइस का ये कटोरा स्वाभाविक रूप से पाक कला के देवता दाई लॉन्ग के कटोरे के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। बेशक, यह नकल है, फिर भी इसमें कौशल की झलक दिखती है। जज की प्रशंसा सुनकर घो जिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन, फोंग शी ने आगे कहा, इतनी बढ़िया तली हुई चावल की कटोरी को केवल 10वां स्थान क्यों मिला? मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा। आज की प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य भी यही था। फोंग शी खड़ी हो गईं और सामने लगी स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए बोली, आज का विषय है मुख्य भोजन, मुख्य भोजन। सभी प्रतियोगियों ने मुख्य भोजन बनाया। जजों के सामने एक या दो नहीं, बल्कि 996 प्रतियोगी थे।
इतने सारे प्रतियोगियों द्वारा मुख्य भोजन बनाए जाने पर हमें किस बारे में सोचना चाहिए? सही समय पर सही भोजन बनाना ही इस प्रतियोगिता के लिए हमारी अवधारणा है। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। फोंग शी ने आगे कहा, तुम्हारे खाना पकाने के कौशल में कोई कमी नहीं है, और तुमने जो सम्राट फ्राइड राइस बनाया है, उसे 10वें स्थान पर तो बिल्कुल नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि तुमने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि यह उचित था या नहीं। उनके बगल में बैठे एक अन्य हेड शेफ ने भी सहमति जताते हुए कहा, मैं हेड शेफ फोंग से सहमत हूँ। दरअसल उस समय हम इस प्रतियोगी को अंक देने को लेकर काफी असमंजस में थे। अगर हम उसे कम अंक देते तो भी उसकी खाना पकाने की कला वास्तव में काफी अच्छी थी, और उसकी स्टिर फ्राई करने की तकनीक भी ठीक थी। हालांकि शीर्ष 10 में शामिल अन्य प्रतियोगियों की तुलना में उसमें रचनात्मकता की कमी थी। उसमें नवीनता और प्रतिस्पर्धा की भावना का अभाव था। हमने अंततः उसे शीर्ष 10 में ही रखा, इस उम्मीद में कि वह आगामी प्रतियोगिताओं में और भी शानदार रैंकिंग हासिल करेगा। इसके बाद सन फुशिंग ने माइक संभाला। उन्होंने कहा, आज यहाँ मौजूद प्रतियोगी सिर्फ प्रतियोगी नहीं हैं, वे उद्योग में हजारों साथियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अगर हम इन साथियों से अलग नहीं दिखेंगे और नवाचार के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम जीवन भर अपनी पुरानी आदतों में ही फंसे रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चीनी व्यंजन और भी अधिक फलेगा फूलेगा और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। सन फुशिंग के भाषण समाप्त होने के बाद दर्शकों ने तालियां बजाईं। गुओ जिन ने अपना सिर झुकाया और बैठ गया। उनके आसपास के लोगों ने भी भावनाओं का अनुभव किया। आज जब उन्होंने चावल के विषय के बारे में सुना, तो सबसे पहले उनके दिमाग में फ्राइड राइस का ख्याल आया। पहले के प्रतियोगी तो ठीक थे, लेकिन बाद के कई प्रतियोगी असफल हो गए क्योंकि वे नवाचार नहीं कर सके। और तीनों जजों के अनुसार शीर्ष 10 रचनाएं बहुत ही नवीन थीं। ठंडे नूडल्स के साथ सोया दूध, टमाटर सूप के पकौड़े, पुदीने के नूडल्स। शीर्ष 10 में शामिल होने वाले हर व्यक्ति के पास खाना पकाने का अच्छा कौशल था और वह इसमें सोच समझकर काम करने को तैयार था। आप सभी ने एक एक व्यंजन पर टिप्पणी की है। चलिए, मैं पहले स्थान पर रहे व्यंजन के बारे में बात करता हूँ। आखिरी हेड शेफ जेग रेनान ने मुस्कुराते हुए माइक पकड़े हुए कहा। सबसे पहले तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, स्वादिष्ट। मेरी दूसरी प्रतिक्रिया भी स्वादिष्ट ही थी, और मेरा तीसरा विचार था, ये खत्म हो गया। दर्शक खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि सार्वजनिक जजों ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। वास्तव में चखने पर उन्हें ठीक वही महसूस हुआ जो उन्होंने सोचा था। क्योंकि यह प्रतियोगिता का आखिरी समूह था, इसलिए बाइये ने लिपटे हुए चावल चुनकर बहुत समझदारी दिखाई। मैंने पहले भी बहुत तले हुए चावल खाए थे, मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने अपने जीवन में कभी एक दिन में इतने तले हुए चावल नहीं खाए। शायद कुल तले हुए चावल ही 1/3 से ज्यादा थे। दर्शक हंसना चाहते थे और उन्हें जजों के लिए दुख भी हो रहा था। लगभग 300 प्रतिभागियों में से 1/3 ने कई तरह के फ्राइड राइस बनाए, जो लगभग 100 भाग के बराबर होंगे। अगर 1-2 निवाले भी खाए जाएं, या स्वाद के लिए कुछ दाने भी, तो भी यह वाकई थकाऊ हो जाएगा। हंसो मत, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारे सार्वजनिक न्यायाधीशों को 3 दिनों में 3 बार क्यों बदला गया, है ना? वे सब तले हुए चावल से डरकर भाग गए थे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जेग रेनान ने कैमरामैन को मेज पर रखे हुए लिपटे हुए चावल का क्लोज-अप शॉट लेने का इशारा किया। कैमरे की फुटेज को साथ ही साथ बड़ी स्क्रीन पर भी प्रसारित किया गया। हम सब ऐसा क्यों कहते हैं कि इस लिपटे हुए चावल के फायदे लाजवाब, स्वादिष्ट और फिर भी लाजवाब हैं? मैं अब यहाँ मौजूद सभी लोगों को इसका कारण समझाऊंगा। हरे रंग का छोटा सा रबर खोला गया। सबसे पहले, चुनाव बहुत बढ़िया था। एक सामान्य प्रतियोगिता में मैंने सभी प्रकार के मुख्य भोजन खाए। कभी कभी नूडल्स में कुछ सब्जी के पत्ते होते थे, लेकिन यह वाला पूरी तरह से सब्जी के पत्तों में लिपटा हुआ था। सभी ने सहानुभूति जताई। इतना सारा फ्राइड राइस खाने के बाद, अगर वे होते, तो वे भी जल्दी से कुछ सब्जी के पत्ते खाना चाहते। जेग रेनान ने धीरे धीरे सलाद पत्ता खोला। चुना गया सलाद पत्ता बहुत अच्छा था, बहुत नर्म। अभी थोड़ा नर्म लग रहा है, लेकिन जब हमने इसे खाया तो ये सचमुच ताज़ा, नर्म और रसदार था। दूसरी बात, सलाद पत्ते और चावल की परत के बीच में पिसे हुए शकरकंद की एक परत थी। मैं प्रतियोगी बाइये से पूछना चाहता हूँ, क्या इस पिसे हुए शकरकंद में कुछ मिलाया गया था?
बाई ये ने माइक्रोफोन पकड़ा, थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, मैंने मसाला तो डाला था, लेकिन बहुत थोड़ा। मैंने सोचा, तुम्हें लगा कि हम बूढ़े लोग इसका स्वाद नहीं चख सकते। जेग रेनान हंस पड़ा। यह एक अच्छा बदलाव था। मैश किए हुए शकरकंद की इस परत ने लिपटे हुए चावल की चिकनाई को और कम कर दिया। चावल भी अच्छी तरह से पका हुआ था और अंडे की चटनी बहुत ही सुगंधित तरीके से भुनी हुई थी, जिससे मुझे बचपन में अपनी माँ के हाथ के खाने का स्वाद याद आ गया। खासकर आखिर में बचे वो थोड़े से मूंगफली के दाने, वो सचमुच लाजवाब थे। न ज्यादा, न कम, एकदम सही। प्रतियोगी बाई ये, लगता है आपने मेरे सारे विचार पहले ही जान लिए थे। अगर थोड़े और चावल या थोड़े और मूंगफली के दाने होते, तो उनका स्वाद हावी हो जाता। लेकिन अब ये एकदम सही है, खाने के बाद मुंह में हल्की सी खुशबू रह जाती है जिससे और खाने की इच्छा होती है। बाई ये ने झुककर कहा, धन्यवाद न्यायाधीश महोदय। आपका स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में आप निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए राजधानी में मिलते हैं। राजधानी शहर अंतिम प्रतियोगिता का आयोजन स्थल था। चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश भर के पाक कला के उस्ताद राजधानी में एकत्रित हुए। पुरस्कार राशि गौण थी और रहस्यमय भव्य पुरस्कार शायद उनके लिए वास्तव में उपयोगी भी न हो, लेकिन पूरी प्रतियोगिता प्रक्रिया ही वो तरीका था जिससे हर कोई प्रसिद्ध हुआ। जो लोग असाधारण प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए भविष्य में असीमित संभावनाएं होंगी। बाई ये ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए फिर से सिर झुकाया। मेजबान ने सभी को अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आने की घोषणा की। स्वाभाविक रूप से, जो लोग उत्तीर्ण नहीं हुए उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला और 50 विजेताओं के लिए पुरस्कार भी अलग अलग थे। 21वें से 50वें स्थान तक के सभी प्रतिभागियों को प्रांतीय प्रायोजक, एक निश्चित सुपरमार्केट समूह द्वारा प्रदान किए गए 200 युआन मूल्य के शॉपिंग कार्ड प्राप्त हुए, जिनका उपयोग पूरे प्रांत में किया जा सकता है। चौथे से लेकर 20वें स्थान तक के विजेताओं को रसोई के बर्तनों का एक सेट मिला, 500 युआन मूल्य की एक कड़ाही। शीर्ष 3 पुरस्कार एक ही थे, 1000 युआन से अधिक मूल्य का एक शानदार चाकू सेट उपहार पैकेज। चाकू एक डिब्बे में थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसे लौटने के बाद ही उन्हें देखना पड़ेगा। इसके अलावा सभी को प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ। जब तक बाई ये ने अपना पुरस्कार लिया और वापस लौटे, तब तक अधिकांश दर्शक और सार्वजनिक निर्णायक पहले ही जाना शुरू कर चुके थे। हालांकि 2 लोग अभी भी अपनी सीटों पर उनका इंतजार कर रहे थे। एक झांग फोंग थे और दूसरे चश्मा पहने एक युवक। जहां तक घो जिनकी बात है, उन्होंने अपना पुरस्कार लेने के बाद प्रस्थान किया। श्याओ बाई, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको साथ में रात का खाना खिलाऊंगा, झांग फोंग ने कहा। बहन झांग, क्या आप घर नहीं जा रही हैं? बाई ये ने रुककर पूछा। ओह, मैं यहीं पास में रहती हूँ। मैंने अभी अपने पति को फोन किया है और वो आज दोपहर मुझे लेने आ जाएंगे, झांग फोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शूमान, क्या तुम्हें घर जाने की जल्दी है? मैंने झांग लोंग से पहले ही पूछ लिया है, वो हमारे शहर के पास ही रहता है, इसलिए मैं उसे आज दोपहर लिफ्ट दे सकता हूँ और वह वहाँ से लंबी दूरी की बस ले सकता है। मैंने कल के लिए ट्रेन का टिकट बुक कर लिया है, शूमान ने कहा। तो फिर बहुत बढ़िया, चलिए इकट्ठा होने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। मेरी दुकान के बारे में क्या ख्याल है? बाई ये ने कहा, मैं वास्तव में आप लोगों द्वारा बनाया गया खाना चखना चाहती हूँ। हा, अगर आप ऐसा कह रही हैं, तो मैं आपके बनाए हुए चावल के रप्स भी आजमाना चाहूंगी। सिस्टर झांग हंसी, लेकिन क्या आपकी दुकान यहाँ से दूर है? ठीक है, कोई बात नहीं, शूमान ने भी कहा। झांग लोंग को भी स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। ज्यादा दूर नहीं, मैं गाड़ी चलाकर आया हूँ, लगभग 40 मिनट लगेंगे। बाई ये की बात पूरी होने से पहले ही उसे अचानक याद आया कि उसकी गाड़ी किराने का सामान खरीदने के लिए है और उसमें बैठने की जगह नहीं है। तो चलिए चलते हैं। आपको क्या हुआ है? क्या आपको कुछ याद आया? नहीं, मुझे अभी अचानक याद आया, मेरी कार में सीटें नहीं हैं। बाई ये ने स्थिति स्पष्ट की। डरने की क्या बात है? झांग फोंग ने चारों ओर देखा। चलो, बाहर जाकर अखबार खरीदते हैं, उसे अपने नितंबों के नीचे रखते हैं, इसमें क्या बुराई है? वे चारों बातें करते और हंसते हुए कार्यक्रम स्थल से बाहर निकले। प्रवेश द्वार पर स्थित न्यूज स्टैंड से 2 अखबार खरीदे और शूमान और झांग लोंग ने स्वेच्छा से पीछे बैठने की पेशकश की। 40 मिनट बाद वे चारों दुकान पर पहुंचे।
दोपहर के 2 बज चुके थे और दुकान में केवल फैन झोंग ही बाई ये का इंतजार कर रहा था। बाई ये को अपने साथ कुछ लोगों को लाते देख वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फैन झोंग, ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने आज मेरे साथ प्रतिस्पर्धा की। आप काम से छुट्टी ले सकते हैं, आपको हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फैन झोंक चला गया। श्याओ बाई, मैंने दुकान का नाम बाई फैमिली ओल्ड शॉप देखा, क्या यह आपके परिवार की दुकान है? हाँ, यह मेरा है, बाई ये ने सिर हिलाकर कहा। तो तुम हो बॉस? झांग लोंग ने आश्चर्य से कहा। श्याओ बाई, शानदार, प्रथम स्थान के योग्य। झांग फोंग हंसते हुए बोली। क्या आपकी दुकान खानदानी है? शूमान ने दुकान में चारों ओर देखते हुए कुछ झिझक के साथ पूछा। ये सिर्फ एक नाम है, गलतफहमी मत पालिए। बाई ये ने उन्हें बैठने का इशारा किया। तुम्हें भूख लगी होगी, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं ताकि भूख न लगे। दोपहर में एक ब्रेड और 2 हॉट डॉग से उनका पेट सचमुच नहीं भर पाया था। शूमान, क्या तुम ठंडे नूडल्स बनाना चाहती हो? मेरे पास तैयार ठंडे नूडल्स और भीगे हुए सोयाबीन हैं, और सोया दूध बनाने की मशीन भी है, बाई ये ने पूछा। बहन झांग, झांग लोंग, तुम दोनों भी साथ में बना सकती हो। अगर तुम खाना नहीं बनाना चाहती, तो मैं कुछ व्यंजन भून लेती हूँ, और हम पहले खा लेंगे। मैं आपके साथ आऊंगा। शूमान ने एक पल सोचा और फिर कहा, ये खाने के बाद मिठाई की तरह हो सकता है। मेरे तले हुए पकौड़ों में वास्तव में कोई खास विशेषता नहीं है, ये सिर्फ एक चतुर तरकीब है, झांग फोंग ने कहा। मैं भी खुद को मूर्ख नहीं बनाऊंगा, झांग लोंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। तो फिर आप सोडा पी सकते हैं। बाई ये ने लॉबी में लगे कांच के फ्रीजर से कई बोतलें निकाली। होंग बाउलाई है, डाबेली है, जो मन करे पी लो। हमारी चिंता मत करो, झांग फोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बाई ये शूमान को पीछे के रसोई घर में ले गया। शूमान ने आश्चर्य से चारों ओर देखा और कहा, आपके रेस्तरां का पीछे का रसोई घर काफी बड़ा है, और ये कितना साफ है। आमतौर पर मिलने वाली रसोई के विपरीत, बाई परिवार की पुरानी दुकान की रसोई असाधारण रूप से साफ सुथरी थी। चूल्हे एक तरफ कतार में लगे हुए थे और नल चमकते हुए पॉलिश किए गए थे। फर्श साधारण कंक्रीट का था, लेकिन उस पर फिसलन रोधी उभरे हुए निशान थे और उसे बिल्कुल साफ सुथरा पोंछा गया था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी सफाई हुई हो, क्योंकि कुछ जगहों पर अभी भी गीले धब्बे थे। इसके अलावा सड़क के पास एक अलग चूल्हा था, जो संभवतः विभिन्न प्रकार के तले हुए व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। हालांकि इस प्रकार के फ्राइंग स्टोव में अक्सर बैटर का इस्तेमाल होता है, इसलिए तेल के पैन के आसपास तेल टपकने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पैन को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। मुझे इसकी आदत है, बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा और एक चूल्हे की ओर इशारा करते हुए कहा, वह चूल्हा और बर्तन चीजें उबालने के लिए हैं। मैं पहले सोया दूध गर्म करने में आपकी मदद करती हूँ। ठीक है। कम बोलने वाली शूमान ने सिर हिलाया और बाई ये द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़ी। थोड़ी देर में बाई ये सोया दूध बनाने की मशीन और ठंडे नूडल्स का एक पैकेट लेकर आई। सारे मसाले काउंटर पर रखे हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। बाई ये ने भीगी हुई सोयाबीन को सोया दूध बनाने वाली मशीन में डाला, उसे प्लग में लगाया, बटन दबाया और फिर अपना काम करने चला गया। क्योंकि इस दुकान में देर रात तक मिलने वाले स्नैक्स उपलब्ध हैं, इसलिए सलाद पत्ता और तले हुए मूंगफली तो मिलते ही हैं। साथ ही चावल भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही उबले हुए होते हैं। हालांकि शकरकंद और आलू दोनों को ताज़ा उबालना पड़ता है। बाई ये सबको सिर्फ राप्स खाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दुकान में मौजूद ताजी सामग्रियों को देखा और बेतरतीब ढंग से कुछ व्यंजन बनाकर उन्हें भूनने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से झांग फोंग ने रसोई के दरवाजे से पूछा, शाओ बाई, क्या आपका परिवार बेंटो बॉक्स का व्यवसाय करता है? हाँ, हमारा पारिवारिक व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या अभी भी व्यंजन बाकी हैं? मैं सोच रही थी कि आपको कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है, हम बस बेंटो बॉक्स खा सकते हैं। बेंटो बॉक्स, बाई ये को यकीन नहीं था कि दुकान में कोई बचा भी है या नहीं। अब दुकान में इतना कारोबार चल रहा था कि कभी कभी तो कुछ भी नहीं बचता था। अगर बाई ये देर से लौटती, तो लगभग हमेशा ही खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। बाई ये ने अपने हाथ पोंछे, रसोई से बाहर निकला और खाने के डिब्बों को देखा।
डिब्बे पहले ही धोए जा चुके थे, इसलिए लगभग सारा खाना बिक चुका होगा और बचे हुए व्यंजन पैक करके ग्राहकों को बेचे जा रहे होंगे। आमतौर पर सड़क के उस पार दुकानें चलाने वाले पड़ोसी इन्हें खरीद लेते थे। घर पहुंचकर इन्हें गर्म करके खाना ही उनका भोजन होता था, और कीमत कम होने के साथ साथ मात्रा भी काफी होती थी। कोई नहीं बचा, सब खाली हैं। आपके परिवार का खाना बहुत अच्छा बिक रहा है। अभी 2 बजे ही हुए हैं और सब कुछ बिक गया है। झांग फोंग ने आह भरते हुए कहा, तो फिर ज्यादा पकवान मत बनाइए, हम तो बस बातें करने आए हैं। ठीक है, मैं बहुत तेज हूँ। बाई ये ने वास्तव में बहुत सारे व्यंजन नहीं बनाए, उन्होंने लापरवाही से 2 झटपट और कुशलता से तैयार किए गए व्यंजन और साथ ही रैप्स की एक प्लेट बनाई। फिर दुकान के मुख्य व्यंजन पूरे दिन के लिए पर्याप्त थे। आज दुकान में मुख्य व्यंजन थे ब्रेस्ड पोर्क बेली, पोर्क रिब्स स्टू और ब्लैक पेपर बीफ टेंडरलॉइन। काली मिर्च से तैयार किए गए बीफ टेंडरलॉइन को छोड़कर, जिसे दुकान खुलने से ठीक पहले ताज़ा बनाया गया था, बाकी दोनों व्यंजनों को सुबह एक साथ पकाया गया था। उन्होंने सीधे प्रत्येक व्यंजन का एक कटोरा परोसा, उन्हें दोबारा गर्म किया और मेज पर ले आए। दूसरी ओर, शूमान ने सोया दूध को ठंडा होने के लिए पहले ही निकाल लिया था, और ठंडे नूडल्स को पकाने और बार बार धोने के बाद उसने उन्हें ठंडा करने के लिए बर्फ में रख दिया। स्टीमर में चावल अभी भी गर्मागर्म थे। बाई ये ने कुछ कटोरियां परोसते हुए कहा, अभी बहुत सारे चावल बचे हैं, खत्म होने के बाद आप चाहें तो और ले सकते हैं। झांग फोंग ने हंसते हुए कहा, शाओ बाई, ग्राहकों का अभिवादन करते समय आप ऐसा ही कहते होंगे, है ना? बाई ये को भी एहसास हुआ, मुझसे गलती हो गई। चलो, मेरे हाथ का बना खाना चखो। संक्षेप में कहें तो, बाई ये के सभी तले हुए व्यंजन बहुत जल्दी तैयार हो जाते थे। तला हुआ सुअर का मांस, मिर्च के साथ कटा हुआ आलू और मिर्च के साथ सूखा टोफू। इसके अलावा लेट्यूस रैप्स की एक प्लेट भी थी। लगभग एक ही समय में सभी के हाथ रैप्स की ओर बढ़े। न्यायाधीशों के विपरीत, उन्होंने जो रोटी पहले खाई थी, वह काफी समय पहले पच चुकी थी। जब उन्होंने रैप्स खाए, तो उन्हें वे और भी स्वादिष्ट लगे और उन्होंने उन्हें कुछ ही निवालों में खत्म कर दिया। खत्म, अभी तक इसका स्वाद भी नहीं चखा था। एक और ले लो। रैप्स की एक प्लेट जल्दी से तीनों में बांट दी गई। फिर भी तीनों संतुष्ट नहीं हुए। झांग लोंग ने मुंह पोंछते हुए कहा, कितने स्वादिष्ट हैं। अब मुझे समझ आया कि तुम पहले नंबर पर क्यों थे। तुम्हारे रैप्स के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। झांग लोंग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स बनाए थे, और उन्हें उनमें से पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स बनाने के लिए ठंडे नूडल्स की शीट को तवे पर गर्म किया जाता है, उस पर एक अंडा फोड़कर डाला जाता है, फिर उन्हें पलट दिया जाता है, और अंत में उन पर चिली सॉस, सिरका और अन्य मसाले लगाए जाते हैं। झांग लोंग ने देखा कि बहुत से लोग फ्राइड राइस बनाने में संघर्ष कर रहे हैं, तभी उन्हें एक विचार आया और उन्होंने ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स बनाने का फैसला किया। उन्होंने खास तौर पर शानक्सी के पुराने सिरके की एक बोतल चुनी ताकि ग्रिल्ड कोल्ड नूडल्स की खट्टी सुगंध उभर कर आए। और सच में, वह शीर्ष 50 में जगह बनाने में कामयाब रहा। हालांकि, बाई के रैप्स खाने के बाद, उसे अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी का एहसास हुआ। नवीनता के अलावा, इसका रंग, सुगंध और स्वाद भी उत्कृष्ट था। इस बनावट को, भले ही वह अब बनाना जानता हो, शायद वह इसमें महारत हासिल नहीं कर पाएगा। फिर भी, वे जज कमाल के हैं। उन्हें आपके शकरकंद के पेस्ट में मसाले का स्वाद भी पता चल गया। मुझे तो कुछ भी स्वाद नहीं आया, मुझे बस वह स्वादिष्ट लगा, झांग फोंग ने कहा। बहन झांग, कम से कम आप तो शौकिया हैं। मैं तो पेशेवर हूँ, मैंने 2 साल तक पाककला विद्यालय में पढ़ाई की है, और मैंने भी हर चीज का स्वाद नहीं चखा है। बाई ये ने हल्की सी मुस्कान दी। ये सही था कि वे इसका स्वाद नहीं ले सके, क्योंकि उसने केवल थोड़ी सी मात्रा में सिरका मिलाया था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने शकरकंद की प्यूरी को संश्लेषित किया था। आयोजन समिति द्वारा उपलब्ध कराया गया शकरकंद औसत गुणवत्ता का था, इसलिए भाप में पकाने के बाद उन्हें उसकी बनावट उतनी उत्कृष्ट नहीं लगी। ये संश्लेषण जीतने की उत्सुकता से प्रेरित नहीं था, उसे बस लगा कि इस तरह की शकरकंद की प्यूरी उसके रैप्स को बर्बाद कर देगी। परिणामस्वरूप, संश्लेषित शकरकंद की प्यूरी का स्वाद और भी अधिक ताज़ा हो गया और उसकी बनावट भी बेहतर हो गई। शकरकंद की प्यूरी की इस परत के बिना भी वह जीत सकता था। शकरकंद की प्यूरी की इस परत के साथ तो मानो सोने पर सुहागा हो गया।
रैप्स खत्म करने के बाद सभी का ध्यान बाकी व्यंजनों पर चला गया। श्याओ बाई, क्या तुम अपनी दुकान में यही सब बेचते हो? झांग फोंग ने पूछा। हाँ, मैं आमतौर पर अपनी दुकान में यही बेचता हूँ। बाई ये ने धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के पेट और पसलियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इस तरह के मांस के व्यंजन को सुबह ही पका लेता हूँ, आधा दोपहर के भोजन के लिए और आधा रात के खाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, फिर अगली सुबह नए बनाता हूँ। मैं समझ गया, झांग लोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह उस रेस्टोरेंट से बेहतर है जहां मैं अभी काम कर रहा हूँ। वहां तो बहुत कमाई होती है। एक बार मालिक ने बहुत ज्यादा सुअर की हड्डियां खरीद ली थीं। झांग लोंग ने अपने नए दोस्तों को अपने कार्यस्थल पर हुई घटना के बारे में बताना शुरू किया। वहां बहुत सारी सुअर की पसलियां थीं और उन्हें एक साथ पकाया गया था। तब तो वे ठंडी ही थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनमें से अजीब सी गंध आने लगी। बॉस ने सभी वेटरों को सुअर की पसलियों की सिफारिश करने के लिए कहा, लेकिन परोसे जाने पर बात उल्टी पड़ गई। उस मेज पर बैठे ग्राहकों ने मेज पलट दी और कहा कि पसलियां खट्टी हैं, फिर भी उन्हें परोसा गया। कई बुरे बॉस होते हैं, झांग फोंग ने आह भरी। पहले मुझे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन जब से मेरा बच्चा हुआ है, मैं इस बारे में खास तौर पर सतर्क हो गई हूँ। मेरे पति बहुत कमाते हैं, इसलिए मैं एक पूर्णकालिक गृहिणी हूँ और मुझे उनके लिए हर चीज सबसे अच्छी खरीदनी पड़ती है और खुद भी सब कुछ ठीक करना पड़ता है ताकि मुझे चैन मिले। माँ बनना मुश्किल है, शूमैन ने कहा। श्याओ बाई, ये सुअर की पसलियां। झांग फोंग ने धीमी आंच पर पके हुए सुअर के मांस का एक टुकड़ा खाया, उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। क्या आपके रेस्टोरेंट में इस तरह का मांस इस्तेमाल होता है? जी हाँ, मेरे रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियां मैं खुद खरीदता हूँ। यह मांस सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। झांग फोंग ने धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस का टुकड़ा निगल लिया। आज के जमाने में एक छोटा रेस्तरां, खासकर एक फास्ट फूड रेस्तरां, जिसका मालिक इतनी अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता है, वाकई में एक नेक इंसान है। झांग लोंग और शू मान ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे सभी रसोइये थे और चाहे सामग्री अच्छी हो या नहीं, उन्हें चखते ही पता चल जाता था। चाहे वह 5 परतों वाला ब्रेस्ड पोर्क बेली हो या स्ट्यूड पोर्क रिब्स, स्वाद केवल ताजी सामग्री से ही आ सकता था। नतीजतन खाना खत्म करने के बाद भी झांग फोंग बाई ये को देखती रही। आजकल उसके जैसे लोग बहुत कम बचे थे। हालांकि केवल 4 व्यंजन थे, फिर भी उन चारों ने बहुत ही संतोषजनक ढंग से भोजन किया और झांग लोंग ने तो चावल की दूसरी बार भी खुराक ली। पेट भरकर खाने के बाद बाई ये ने बर्तन और चॉपस्टिक उठाकर धोने के लिए रख दिए। शूमान भी उसके पीछे पीछे अंदर आई, उसके ठंडे नूडल्स परोसे जाने ही वाले थे। पकाने के तुरंत बाद ठंडे नूडल्स को कई बार धोया गया था। इस तरह जल्दी पकाए गए और फिर ठंडे पानी के नीचे धोए गए ठंडे नूडल्स अधिक अल डेंटे थोड़े कच्चे हो जाते हैं। इस समय बर्फ जैसे ठंडे नूडल्स को कुछ साइड डिश के साथ सुगंधित सोया दूध और पहले से तैयार मसालों में डाला गया। शूमान बर्फ के टुकड़े डालने ही वाली थी कि बाई ये ने उसे रोक दिया। बर्फ के टुकड़े मत डालो। सबने अभी अभी खाना खत्म किया है और काफी मांस खाया है। अगर यह बहुत ठंडा होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। शूमान थोड़ी देर रुकी, फिर उसने बाई ये को गौर से देखा। ठीक है, बर्फ के बिना भी ठंडे नूडल्स बेहद स्वादिष्ट थे। झांग फोंग ने उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहा, मुझे पहली बार पता चला कि ठंडे नूडल्स को सोया दूध में परोसा जा सकता है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं वापस जाकर अपने पति और बेटे के लिए इसे बनाऊंगी। स्वादिष्ट, ये ठंडे नूडल्स तो पहले खाए गए नूडल्स से भी ज्यादा अल डेंटे कच्चे लगते हैं। झांग लोंग ने बड़े चाव से नूडल्स को सूप की तरह पिया। हालांकि ठंडे नूडल्स पतले होते हैं, लेकिन पकाने के बाद उन्हें ठंडे पानी से बार बार धोने से वे थोड़े कच्चे रह जाते हैं। कद्दूकस किए हुए खीरे, पके हुए अंकुरित बीन्स, कद्दूकस की हुई गाजर और अन्य साइड डिश के साथ खाने पर ये बेहद ताजगी भरे लगते हैं। बाई ये ने जल्दी से अपने ठंडे नूडल्स खत्म किए और उसमें मौजूद सारा सोया दूध पी लिया। हालांकि यह पारंपरिक ठंडे नूडल सूप से अलग था, लेकिन सोया दूध के स्वाद वाले सूप बेस का अपना एक अनूठा स्वाद था। भरपेट खाने पीने और थोड़ी देर आराम करने के बाद बाई ये उन्हें वापस ले गया। उसने सबसे पहले झांग फोंग और झांग लोंग को छोड़ा क्योंकि झांग फोंग के पति पहले ही आ चुके थे। और सिर्फ उनके पति ही नहीं, बल्कि एक छोटा सा 6 या 7 साल का बच्चा भी साथ था।
शाओबाई, ये मेरे पति गो कियांग हैं और ये मेरा बेटा शाओबाओ है, झांग फोंग ने सबका परिचय कराते हुए कहा। ये वो दोस्त हैं जिनसे मैं आज प्रतियोगिता में मिली। शाओबाई ने आज पहला स्थान प्राप्त किया, शुमान तीसरे स्थान पर रहीं, दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन किया और ये झांग लोंग हैं। शाओबाई ने आज हमें भोजन भी कराया और शाओबाई की वजह से ही मैं शीर्ष 50 में जगह बना पाई। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद झांग लोंग, झांग फोंग और उसके 3 सदस्यीय परिवार के साथ वहां से चले गए। इसके बाद बाई ये शूमान को रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में ले गया। धन्यवाद, बाई ये शूमान कार से उतरी और बाई ये को हार्दिक विदाई दी। हम अगली प्रतियोगिता में फिर मिलेंगे। ठीक है, बाई ये ने हाथ हिलाया। अगली प्रतियोगिता में मिलते हैं। प्रतियोगिता जीतने के बाद बाई ये आज बहुत खुश था। साथ ही उसने कुछ दिन पहले फैन झोंग से हॉटपॉट खाने का वादा किया था, इसलिए वापस आते समय वह सीधे थोक बाजार गया और तरह तरह की सामग्रियां खरीद लीं। उसने मछली के टुकड़े खाने की योजना बनाकर एक मछली भी खरीदी। हालांकि इस बार बाई ये मेमने के टुकड़े खरीदना नहीं भूला। इसके अलावा उसने अच्छी मात्रा में चर्बीदार गोमांस और काले चिकन रोल भी खरीदे जो उन्होंने पहले खाए थे। खरीदारी करते समय उन्होंने कुछ देर मालिक से बातचीत भी की और उनसे काफी प्रेरणा प्राप्त की। जब वह रेस्तरां में लौटा तो फैन झोंग पहले ही काम पर आ चुका था और झांग कियांग और लिन जीमो पीछे की रसोई में व्यंजन भून रहे थे। वी झाओ को दोपहर में कोई व्यंजन पकाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह लगन से सब्जियां काट रहा था। बाई ये के पास आज उनके लिए सामग्री तैयार करने का समय नहीं था। बाई ये को इतने सारे बैग लेकर लौटते देख वे झाओ दौड़कर उसके पास गया और बोला, भाई बाई ये, मैं इन्हें उठाने में आपकी मदद करूंगा। लिन जीमो और झांग कियांग ने उनका अभिवादन किया और खाना पकाना जारी रखा। ज्यादा कुछ नहीं है, तुम सब्जियां काट लो, बाई ये ने सब कुछ फ्रिज में रख दिया। क्या आज रात सबके पास समय है? अगर हाँ, तो चलो एक छोटी सी पार्टी करते हैं। मिलन समारोह, लिन जीमो ने भौहें चढ़ा ली। मिलन समारोह अच्छा रहेगा, मेरे पास समय है, मेरे पास समय है। मैं बाद में अपनी पत्नी को फोन कर लूंगा, झांग कियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर भाभी खाली हों तो वो भी हमारे साथ आ सकती हैं। वह थोड़ी अजीब है, शायद वह नहीं आएगी। मैं फोन करके पूछ लूंगा। बाहर फैन झोंग और काई शियाओहुआ ने भी जवाब दिया। चलिए घर से बुजुर्ग महिला को भी बुला लेते हैं। हम कुछ महीनों से साथ हैं और यह हमारी पहली मुलाकात है। परिवार के सदस्य भी आ सकते हैं। बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा। हम क्या खा रहे हैं? लेकिन हमारी मुलाकात के समय तक तो मेरी दादी खाना खा चुकी होंगी, फैन झोंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। मेरी दादी तो अक्सर हमारे रेस्टोरेंट में आती हैं, वो हमारी नियमित ग्राहक हैं। सच में? ओह, हाँ, यह ज्यादा दूर नहीं है। बाई ये को भी एहसास हुआ। फैन झोंग का घर पश्चिमी छोर पर था और उनकी उम्र केवल 60 वर्ष थी। वो टहलते चलते उनकी दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंच सकता था। उनके लिए दुकान से कुछ किराने का सामान खरीदना और अपने पोते और बहू का हालचाल पूछना बिल्कुल सामान्य बात लगती थी। बॉस, आज रात के खाने में क्या बन रहा है? आज रात हम हॉटपॉट खा रहे हैं। मैंने सारी सामग्री पहले ही खरीद ली है। हॉटपॉट? वाह, बॉस, क्या आप बेस खुद बना रहे हैं या हम हॉटपॉट बेस का पैकेट खरीद रहे हैं? हम मसालेदार लाल तेल वाला खरीद लेंगे और मैं खुद एक और सूप बेस बना लूंगी। किस प्रकार का तुम पसंद करते हो? चूंकि एक मसालेदार है, तो चलो एक बिना मसाले वाला भी रख लेते हैं। मशरूम, करी या टमाटर, ये सभी चलेंगे। तो चलिए टमाटर से शुरुआत करते हैं। मशरूम की बात करें तो हमारी दुकान में केवल शिटाके और ऑयस्टर मशरूम ही हैं, जो कि थोड़ा सा साधारण है। मैं बाद में और भी किस्में खरीदूंगा ताकि प्रयोग कर सकूं। ठीक है, सभी सहमत हो गए और बाई ये ने जियांग हाओ को बुलाया। जियांग हाओ शायद वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उनके फोन का कोई जवाब नहीं मिला। बाई ये ने फोन काट दिया और बाकी सामग्री के साथ सब्जियां काटने लगी। बाई ये अपने चाकू चलाने के कौशल को लेकर बेहद सतर्क था। एक क्लिक में काटने की सुविधा होने के बावजूद वह इसका उपयोग केवल तभी करता था जब वह बहुत व्यस्त होता था। अगर दोपहर में उनके पास पर्याप्त समय होता और वे व्यस्त नहीं होते, तो वे खुद ही सामग्री काटते। वह अपनी मसल मेमोरी को बनाए रखना चाहता था और यह नहीं चाहता था कि उसने जो कौशल बड़ी मेहनत से निखारे थे, वे सिर्फ इसलिए व्यर्थ हो जाएं क्योंकि उसके पास एक सिस्टम था।
इसके अलावा उनके मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती थी। ये प्रणाली अचानक ही सामने आई तो क्या यह एक दिन बिना कोई निशान छोड़े गायब भी हो जाएगी? चाकू चलाने की कुशलता, मसालों का सही इस्तेमाल, आंच पर नियंत्रण और खाना पकाने के सभी पहलू, जिन चीजों में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से महारत हासिल की थी, वे ही वास्तव में उनकी अपनी थीं। वो एक गरीब परिवार का बच्चा था, जिसके पास उच्च शिक्षा या अन्य कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी। उसका जीवनयापन उसकी पाक कला पर निर्भर था, इसलिए वह जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता था। इसके अलावा बाई के लिए सब्जियां काटना और भूनना कोई बोझ नहीं बल्कि एक आनंद था। खुद से काटे गए अनगिनत रेशों, टुकड़ों और कतरनों को देखना और ग्राहकों को उनके द्वारा बनाए गए तले हुए व्यंजनों को खाने के बाद प्रशंसा में अंगूठा ऊपर करते हुए देखना, यही वह क्षण था जिसका बाई ये सबसे अधिक आनंद लेता था। बाई ये सब्जियां काटने में मग्न थी। वी झाओ बाई के बगल वाले काउंटर पर सब्जियां काट रही थी और उसकी बादलों जैसी सहज चाकू चलाने की कला को देख रही थी। वी झाओ ने अपनी ईर्ष्यालु और प्रशंसा भरी निगाहें हटा ली और उसकी आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। उन दोनों के द्वारा सब्जियां काटने की गति झांग कियांग और लिन जिमो की तलने की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त थी। दोनों ने मिलकर जिम्मेदारी संभाली, एक ने सब्जियां काटनी शुरू की और दूसरे ने मांस काटना शुरू किया। वी झाओ को कम सब्जियां दी गईं, इसलिए बाइये ने उसे एक चुनौतीपूर्ण काम सौंपा, साइड डिश तैयार करना। साइड डिश तैयार करना भी एक शेफ के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा था। हो सकता है कि आजकल कई रेस्टोरेंट विशेष रूप से साइड डिश बनाने के लिए लोगों को नियुक्त करते हों, लेकिन एक उभरते हुए शेफ के रूप में किसी को ये समझना चाहिए कि किसी व्यंजन में सामग्रियों को कैसे संयोजित किया जाए। बाइये ने इससे पहले भी कई बार वे झाओ को साइड डिश तैयार करने में मार्गदर्शन दिया था, और अब दुकान में हर दूसरे दिन बनने वाले कुछ सामान्य व्यंजन उसे सौंप दिए गए थे। वी झाओ ने लगन से अपने कार्यों को अंजाम दिया। बुरा नहीं है। बाइये ने वे झाओ द्वारा आज तैयार किए गए व्यंजनों को देखा और बहुत संतुष्ट हुई। कल आपको मुख्य व्यंजनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब्जियां काटने और तैयार करने के अलावा कढ़ाई में खाना उछालने का अभ्यास करें। उनकी दुकान में बेंटो बॉक्स फास्ट फूड पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, न कि छोटी छोटी फ्राई डिश पर। इसलिए प्रत्येक बर्तन में मात्रा बहुत अधिक थी। झांग कियांग और लिन जिमो द्वारा इस्तेमाल किए गए कढ़ाई काफी बड़े थे। बेशक उसी के अनुरूप चूल्हा भी बहुत बड़ा था। अगर परिस्थितियां अनुकूल होती तो बाई ये वास्तव में कारखाने की कैंटीनों की तरह सीधे फावड़े से खाना पकाने के लिए एक बड़े कढ़ाई के साथ एक बड़ा चूल्हा बनाना चाहता था। इस तरह एक व्यंजन के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 कढ़ाई ही काफी होंगी। सारी सब्जियां कट जाने के बाद बाई ये भी सब्जियां भूनने में मदद करने के लिए आ गई। हालांकि बाई ये खुद इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन लिन जिमो, झांग कियांग और यहाँ तक कि वी झाओ की नजरों में बाई ये वास्तव में एक बेहद प्रतिभाशाली शेफ था। उन्होंने 18 साल की उम्र में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद ही अपना हुनर सीखना शुरू किया, फिर भी महज 3 वर्षों में वह अकेले ही एक दुकान चला सकते थे, और अब तो उनकी अपनी खुद की दुकान भी थी। हालांकि सबसे बड़ी प्रतिभा को भी लगन की आवश्यकता होती है। पूर्व बाई ये रोजाना 2 घंटे पहले उठकर कढ़ाई में खाना पकाने का अभ्यास किया करते थे। अधिक से अधिक वह दिन में 4 घंटे तक रुक रुक कर कढ़ाई को पलटता रहता था, और अगले दिन उसकी बाह में इतना दर्द होता था कि वह उसे उठा भी नहीं पाता था, ऐसा लगता था जैसे वह टूट गई हो। ठीक होने से पहले पुराने बॉस ही उन्हें मालिश और एक्यूपंक्चर के लिए क्लिनिक ले गए थे। उस समय बाई को बूढ़े बॉस ने इतनी बुरी तरह डांटा कि वह लगभग रो पड़ा। लेकिन सौभाग्यवश उसके बाद, हालांकि बूढ़े बॉस ने अपना सख्त चेहरा बनाए रखा, उन्होंने उसे और भी बहुत सी चीजें सिखाई, और बाई एक स्पंज की तरह उत्सुकता से ज्ञान को आत्मसात करता रहा। आज भी बाई की बाईं भुजा उसकी दाहिनी भुजा की तुलना में काफी मोटी है, जो वर्षों तक कढ़ाई में खाना पकाने का अभ्यास करने का परिणाम है। आज बाई को कीमा बनाया हुआ सुअर का मांस, अचार वाली लंबी फलियों का व्यंजन और धीमी आंच पर पकाया हुआ टोफू बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक मांस और एक सब्जी। और उस दिन शाम के बाजार में वे दोनों व्यंजन सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम थे। जिन लोगों ने इन्हें पहले आजमाया था, उन्होंने अपने दोस्तों को फोन करके ये दोनों व्यंजन मंगवाए। बाई ने बीच में 3 बार व्यंजन फिर से परोसे। लिन जिमो बेहद खुश थी। बॉस, ये तो आपको ही करना होगा।
बिल्कुल सही। नियमित ग्राहक ही बॉस की कारीगरी को सबसे ज्यादा पहचानते हैं। बस एक नजर और वे पहले से ही मोहित हो जाते हैं। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।